हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम देखेंगे कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 3 पहली बूंद, पाठ का सार, पाठ व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पाठ की संपूर्ण व्याख्या प्रदान की है, साथ ही साथ कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे, ताकि आप इस कहानी के बारे में अच्छे से समझ सकें, इस कविता को अच्छे से समझ सके और अपनी एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस पाठ से रिलेट। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का संदेश बता देती हूँ कि ये कविता जो है पहली बूंद क्या संदेश दे रही है। बारिश की एक भी बूंद धरती को हरा भरा बना देती है। यह कविता हमें प्रकृति के प्यार और जीवन की शुरुआत का सुंदर संदेश देती है। यह कविता हमें संदेश देती है कि प्रकृति, धरती, पानी, बारिश हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो सूखी धरती हरी हो जाती है, पौधे उगने लगते हैं और जीवन दोबारा मुस्कुराने लगता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति में बहुत शक्ति है, वह सूखे को भी जीवन में बदल सकती है। इसलिए हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए और उसके साथ सम्मान और संवेदन से पेश आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जो कि लिखी गई है गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा। तो सबसे पहले कवि से परिचय कर लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले व्याख्या को। धरती के सूखे अंधेरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म 1923 में हुआ था, जो 2007 तक जीवित रहे थे, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो यहाँ पर इनसे रिलेट जो परिचय है वो हमने देख लिया है। अब स्टार्ट करेंगे इस कविता का परिचय। कविता का संदेश मैंने आपको पहले ही बताया है, बट अब देखेंगे हम इसका परिचय, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बूंद का परिचय दीजिए तो आप दे पाएंगे इजीली, अगर आपको ये लर्न होगा तो। कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभावों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कविता प्रकृति के उस आनंदमय समय को बताती है जब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के बाद धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है। पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं, बल्कि यह प्रकृति के फिर से जागने, नए जीवन और सुंदरता का प्रतीक है। तो ये तो हुआ कविता का परिचय। अब बात करेंगे कविता की सार या सारांश की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे रीड करने से पहले आपको इसका सार पता होना चाहिए, ताकि आप हर पैराग्राफ को जब हम रीड करेंगे, व्याख्या देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो कवि गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आने वाले सुंदर बदलावों को बताती है। कविता में वर्षा की पहली बूंद को नवजीवन का प्रतीक माना गया है, जो धरती पर गिरते ही उसमें छपे बीजों को अंकुरित कर देती है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से सूखी और बेजान पड़ी धरती इस पहली बूंद के स्पर्श से जीवन से भर उठती है, मानो उसे अमृत की धारा मिल गई हो। हरी दूब वसुंधरा के रोमों की तरह प्रसन्न हो उठती है और पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर जाता है। कवि ने वर्षा के प्रभाव को और भी गहराई से चित्रित किया है। आसमान में उड़ते बादल और चमकती हुई बिजलियां मानो सोने के पंखों से युक्त सागर की भांति प्रतीत होती है। बादलों की गर्जना किसी नगाड़े के समान लगती है, जो धरती की सोई हुई यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही है। यह दृश्य एक उत्सव की तरह लगता है, जिसमें प्रकृति खुद नाच रही हो। गहरे नीले आकाश को नीले नयनों के समान और काले बादलों को उनकी काली पुतलियों के समान देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे बादल धरती के दुखों से दुखी होकर करुणा से भरी वर्षा के रूप में आंसू बहा रहे हैं। इससे धरती की लंबे समय की प्यास बुझ जाती है और फिर से हरियाली की लालसा जग उठती है। इस प्रकार पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं, बल्कि यह धरती के लिए नवजीवन, सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक है, जो पूरी प्रकृति को एक नई चेतना से भर देता है। तो ये तो था इस कविता का सार। अब देखेंगे हम पैराग्राफ वाइज इसका संपूर्ण व्याख्या। तो सबसे पहले आपका स्टैंजा है, पद्यांश है, यह वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो यहाँ कहा गया है, प्रसंग है, ये पंक्तियाँ वर्षा ऋतु के आगमन के प्रारंभिक क्षणों और उसके तत्काल प्रभाव का सुंदर वर्णन करती है। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। वर्षा ऋतु अर्थात
पावस अर्थात वर्षा ऋतु, प्रथम दिवस अर्थात पहला दिन, धरा अर्थात पृथ्वी धरती, अंकुर बीज से निकला छोटा सा पौधा, फूट पड़ा अर्थात बाहर निकल आया, नवजीवन अर्थात नया जीवन, अंगड़ाई शरीर को खींचकर फैलाने की जो क्रिया की जाती है उसे बोला जाता है अंगड़ाई। भावार्थ कुछ इस तरह से है इन पंक्तियों का। ये पंक्तियां वर्षा की पहली बूंद के महत्व को स्थापित करती हैं। यह सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं है बल्कि यह जीवन का संदेश लेकर आती है। बीज का अंकुरित होना उस नए जीवन चक्र का प्रतीक है जो वर्षा के साथ आरंभ होता है। इस क्षण अर्थात स्टेंजा जो ये पद्यांश है, इसमें कवि ने बताया है कि जैसे ही बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरती में छुपा हुआ जीवन जाग जाता है, बीज अंकुरित हो जाते हैं, धरती फिर से हरी भरी हो जीवित उठती है। यह दृश्य हमें उम्मीद, खुशहाली और प्रकृति के पुनर्जीवन अर्थात न्यू बर्थ ऑफ नेचर का संदेश देता है। तो ये था इस पैराग्राफ, ये स्टेंजा जो आपका छंद था पहला, इसका संपूर्ण भावार्थ। अगला स्टेंजा देखेंगे। धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने पहली बारिश की बूंद की सूखी धरती पर गिरने से होने वाले प्रभाव का खूबसूरत वर्णन किया है। कवि कहता है कि जैसे ही वर्षा की बूंद पृथ्वी के सूखे होठों पर गिरी, वह अमृत के समान प्रतीत हुई और धरती का रोम रोम चमकने लगा, हरी घास भी मानो मुस्कुराने लगी। इस पहली बूंद ने जीवन में उमंग और उत्साह का संचार कर दिया। शब्दार्थ इधर आए हुए इस तरह से हैं। अधर अर्थात होठ, वसुंधरा अर्थात धरती पृथ्वी, रोमावली काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, शरीर के रोमों की पंक्ति, हरिदूब अर्थात हरी घास, पुलकी मुस्काई अर्थात प्रसन्न होकर खेल उठी। अब देखेंगे समग्र भावार्थ। तो इस तरह से अगर आप दी गई पंक्तियों को एग्जाम में इस तरह से संपूर्ण भावार्थ और प्रसंग के साथ लिखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। तो आपको भी इसी तरह से भावार्थ को याद करना है। कठिन शब्दार्थ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ देखना है। कठिन शब्दार्थ हम इस चैप्टर से आए हुए इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको हर एक शब्द का अर्थ पता चल सके इजीली। तो देखिए समग्र भावार्थ इस पैराग्राफ का इस तरह से है। इन पंक्तियों में सूखी धरती की तुलना प्यासे अंधेरों से करना और फिर उस पर गिरी बूंद को अमृत बताना एक अत्यंत प्रभावशाली कल्पना है। धूप का खिलना और मुस्कुराना प्रकृति के आनंद को सजीव रूप देता है। यह कवितांश वर्षा के जीवनदायी प्रभाव को सुंदरता से रेखांकित करता है, जिससे पाठक के मन में भी एक स्फूर्ति और आनंद का संचार होता है। यहाँ कवि ने धरती को एक प्यारी माँ की तरह चित्रित किया है। जब सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती के सूखे होठों को अर्थात धरातल को अमृत मिल गया हो। धरती के रोमकण अर्थात छोटे छोटे पौधे और घास जो है हरे होकर खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। बारिश में किस तरह से हरियाली दिखती है आपने देखा ही होगा। तो यह प्रकृति के जीवन में नई ऊर्जा और आनंद के आने का सुंदर चित्र है। तो ये होता है इस सेकंड स्टेंजा का संपूर्ण भावार्थ। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेंजा जो है तीसरा पद्यांश है इस कविता का, जो कि है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि यह पंक्तियाँ वर्षा के आगमन से पहले आकाश में होने वाले परिवर्तनों की सुंदरता और भव्यता को दर्शाती है। कवि की कल्पना बादलों और बिजली की चमक को एक नया और मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। आए हुए शब्दार्थ यहाँ पर इस तरह से हैं। सागर अर्थात समुद्र, स्वर्णिम अर्थात सुनहरा सोने जैसा, नगाड़े एक बजाने वाला यंत्र होता है जिसे डंका कहा जाता है, तरुणाई अर्थात युवा अवस्था। समग्र भावार्थ इस तरह से है कि इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के आगमन का उत्साह और प्रकृति के नए जीवन का संचार बहुत सुंदरता से चित्रित किया गया है। कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों बादल, बिजली, गरज, वर्षा की बूंद का मानवीकरण करते हुए उन्हें सजीव बना दिया है। इन पंक्तियों में प्रकृति की शक्ति, सुंदरता और जीवनदायिनी क्षमता का अद्भुत चित्रण है।
बादलों को समुद्र के समान आकाश में तैरता हुआ दिखाया गया है, जो सोने जैसी चमक या पंख लिए हुए है, क्योंकि उन पर बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है। बादल गरज रहे हैं, मानो ढोल बजाकर पृथ्वी को जगा रहे हों। वर्षा की पहली बूंद पृथ्वी पर गिरते ही धरती में नया जीवन, ताजगी और जवानी लौट आती है। यह एक सुंदर प्राकृतिक चक्र अर्थात साइकिल का चित्रण है। समुद्र से जल उठता है, बादल बनता है और धरती को फिर से जीवन देता है। तो ये था इस पद्यांश का संपूर्ण भावार्थ। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा देखेंगे, जो कि इस कविता का लास्ट स्टेंजा है। नीली नयनों सा यह अंबर, काली पुतली सी यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ प्रसंग है, वर्षा की पहली बूंद के पुनर्जीवन देने की शक्ति का यहाँ अद्भुत वर्णन किया है। कवि यह दिखाते हैं कि कैसे वर्षा, यहाँ पर वर्षा है, ये वर्षा की बूंद सूखी और बूढ़ी अर्थात निर्जीव धरती में भी नई आशा और जीवन का संचार अर्थात हरियाली कर देती है। शब्दार्थ आए हुए देखेंगे हम यहाँ पर। नीली नयनों सा यह अंबर अर्थात आकाश नीली आंखों के समान दिख रहा है। काली पुतली से ये जलधर अर्थात जलधर, जल को धारण करने वाले अर्थात बादल, काले बादल आंखों की काली पुतली के जैसे लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, अश्रु यानी आंसू, दया से पिघल कर वर्षा रूपी आंसू बहाकर, विगलित अर्थात पिघल कर, करुणा अर्थात दया, धरती की चिर प्यास बुझाई अर्थात धरती की लंबे समय की प्यास बुझा दी, चिर अर्थात लंबा, बूढ़ी धरती अर्थात सूखी और बंजर हो चुकी धरती, शस्य श्यामला अर्थात फसलों से हरी भरी, जो कि आपने वंदे मातरम में भी सुना होगा, ललचाई अर्थात इच्छा हुई। तो ये थे इसके कठिन शब्दार्थ। अब देखेंगे इन पंक्तियों का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश, बादल और वर्षा को मानवीय भावनाओं और रूपों से जोड़कर एक अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्र खींचा है। प्रकृति की सुंदरता, उसकी करुणा और उसकी पुनर्जीवन देने की शक्ति का यहाँ अद्भुत वर्णन है। वर्षा की पहली बूंद की महत्व को उजागर करते हुए कवि यह दिखाते हैं कि कैसे वह सूखी और निर्जीव धरती में भी नई आशा और जीवन का संचार कर देती है। कवि ने आकाश और बादलों को आंखों के सुंदर प्रतीक से जोड़ा है। बादल दया से भरकर आंसू की तरह बरसते हैं, धरती की लंबी प्यास को शांत करते हैं। बारिश के बाद धरती हरियाली से लहलाने लगती है, फसलें लहलाने लगती हैं, धरती फिर से जीवन और सौंदर्य की ओर बढ़ने लगती है। यह एक पूर्ण नवनिर्माण अर्थात रीजनरेशन का दृश्य है। पूर्ण नवनिर्माण अर्थात रीजनरेट किया जा रहा है, जो एक निर्जीव हो गई थी उसे सजीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका दृश्य है। तो ये डन होता है आपका फोर्थ स्टेंजा, फोर्थ जो आपका पद्यांश है, चौथा पद्यांश। इस तरह से हमने संपूर्ण भावार्थ देख लिया है इस कविता का, जो कि काफ़ी मनमोहक था। अब देखिए इस कविता का जो केंद्रीय भाव है उसे समझेंगे कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, आप क्या समझे, इससे क्या भाव मिला हमें। तो यह कविता बारिश की पहली बूंद के धरती पर गिरने का सुंदर और भावनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें पहली बूंद को एक उम्मीद और प्रकृति की प्रति कृतज्ञता, उपकार जो मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, उपकार मानने वाले का भाव भी झलकता है। कवि दिखाते हैं कि कैसे पहली बूंद गिरते ही धरती पर नया जीवन आ जाता है, सूखी धरती हरियाली से भर जाती है और छोटे छोटे अंकुर बाहर निकल आते हैं। समुद्र से पानी उड़कर बादल बनता है और ये बादल गर्जना करते हैं जैसे नगाड़े बज रहे हों। जब बारिश होती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है और वह फिर से खुश और हरी भरी हो जाती है। पूरी कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता, परिवर्तन और जीवन का जो चक्र है को बड़ी कोमलता से दिखाया है। तो ये था इस कविता का केंद्रीय भाव। अब देखेंगे इस कविता में जो आए हुए मुख्य काव्य अलंकार है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हर चैप्टर से रिलेट एक अलंकार का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर मेजर जो पोइटिक डिवाइसेस, जो मुख्य काव्य अलंकार यूज़ किए हैं वो हम देखेंगे। नीचे पहली बूंद कविता में प्रयुक्त मुख्य काव्य अलंकारों की सूची है। हर अलंकार का सरल सा मतलब और कविता से कम एक एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के तहत एक भी ऐसा कुछ भी नहीं मिस होने वाला है जो आपको ना मिले। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स पहले से ही
दे दिए जा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सभी तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। तो इन अलंकारों के जरिए कवि ने बारिश की पहली बूंद का दृश्य न केवल देखा बल्कि महसूस भी कराया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार, अलिट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका देखेंगे, एक ही ध्वनि वाले अक्षरों का सुंदर बार बार आना। ठीक है, एक ही ध्वनि अर्थात आवाज वाले अक्षरों का सुंदरता से बार बार आना। जैसे पावस का प्रथम, देखिए प ध्वनि का दोहराव है यहाँ पर। नीले नयनो, न ध्वनि का दोहराव है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जैसे दो अक्षर या तीन अक्षर एक ही साथ में आ रहे हैं। देखिए पावस का प्रथम प आ रहा है, नीले नयनो न आ रहे हैं। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से उपमा अलंकार होता है सीमेंट, दो वस्तुओं की तुलना जैसे या, सा और सी शब्दों से करना। ठीक है, तो देखिए गिरी, उदाहरण समझेंगे यहाँ पर जो आए हुए हैं इस कविता में। गिरी बूंद अमृत सी, देखिए सी आ गया, अर्थात ये क्या है, उपमा अलंकार दी जा रही है। पहली बूंद को अमृत समान बताया गया है, यानी तुलना की जा रही है अमृत से बूंद की। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये उपमा दी जा रही है, बूंद को अमृत के समान बताया जा रहा है। नीले नयनों सा यह अंबर, नयनों सा, ठीक है सा आ गया, तो अर्थात आकाश को नीली आंखों से तुलना की गई है। ठीक है, नयन आंख, नीला आकाश, नीला नयन सा यह अंबर, नीली जो आंखें होती है उससे अंबर अर्थात आकाश को यहाँ पर तुलना की गई है उनसे। तो सा और सी जैसे अगर शब्द दिखाई देते हैं आपको, तो अर्थात यह है उपमा अलंकार। काली पुतली से ये जलधर, देखिए पुतली से, तो यहाँ पर हो जाएगा बादलों को काली पुतली से तुलना की गई है। तो यहाँ पर ये तुलना वाली जो बात होती है ये होता है उपमा अलंकार में, जिसमें से, सा, सी या जैसे आता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे हम, रूपक अलंकार, मेटाफोर, बिना जैसे कहे सीधा तुलना करना। बिना जैसे, बिना कहे सीधा तुलना करना जैसे से। ठीक है, जैसे उदाहरण समझेंगे, धरती के सूखे अधरों पर धरती के होठों का चित्रण सीधे किया गया है। ठीक है, धरती को एक इंसान जैसा बताया गया है। तो देखिए सूखे अधरों, अधर हमने देखा था होठ को कहा जाता है, तो यहाँ पर धरती की डायरेक्ट तुलना कर दी गई है जैसे से। ठीक है, धरती के सूखे अधरों पर, तो ये एक इंसान जैसा बताया गया है यहाँ पर धरती को। तो इससे समझ जाएगा कि ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट तुलना करना यानी सीधे तुलना करना। अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, एक्सएजुरेशन। तो देखिए उदाहरण है, गिरी बूंद अमृत सी आकर, एक बूंद को अमृत के समान बताना अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी यूज किया गया है। ठीक है, उपमा अलंकार तो है ही है, बट बूंद को अमृत के समान बताना, एक बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया बूंद को। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल। अगला है यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार, रिपीटेशन अलंकार का भी यूज किया गया है। रिपीटेशन, एक ही शब्द या भाव को बार बार दोहराना। जैसे पहली बूंद धरा पर आई, हर बंद के अंत में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए इस पंक्ति में ही पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि ये हर जो पद्यांश है उसमें लास्ट में ये लाइन आई है, पहली बूंद धरा पर आई, हर बंद की अर्थात हर छंद के अंत में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति हुई है, तो अर्थात पुनरुक्ति अलंकार है इस पंक्ति के थ्रू। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, अर्थात निर्जीव चीजों को इंसान की तरह प्रस्तुत करना। ठीक है, जैसे धरती को बताया गया है, धरती को इंसान की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार, जो मानव से रिलेट जुड़ाव करता है चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को, जिनमें सजीव की जैसी भावनाएं दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि वो मानवीकरण अलंकार का यूज कर रहा है। जैसे उदाहरण समझेंगे, नवजीवन की ले अंगड़ाई, जीवन को व्यक्ति की तरह अंगड़ाई लेते हुए बताया है, तो यहाँ पर इसमें मानवीकरण अलंकार है। धरती की रोमावली सी हरी बूंद पुलकी मुस्काई, धरती को मुस्कुराते हुए बताया है, जो कि एक निर्जीव है, बट यहाँ पर इंसान की जैसे मुस्कुराते हुए बताया है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है इस कविता के थ्रू जो कि आपके मानवीकरण अलंकार को शो कर रहे हैं। अगला अलंकार बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, इमेजरी विद सजेशन,
कल्पना करके किसी दृश्य को सुंदर बनाना। देखिए आप इंग्लिश से समझ जाइएगा, इमेजरी, इमेज कर रहे हैं इसमें, विद सजेशन, सजेशन के साथ। कल्पना करके, इमेज अर्थात कल्पना करना, तो कल्पना करके किसी दृश्य को सुंदर बनाना होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल। इंग्लिश में मैंने इसलिए बताया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप बाई चांस भूल जाएं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, डेफिनेशन, तो आप इंग्लिश अगर याद होगी इसकी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इमेजरी विद सजेशन अर्थात कल्पना करके किसी दृश्य को सुंदर बनाना। उदाहरण देखेंगे, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी। यहाँ कल्पना के द्वारा बताया गया कि जैसे धरती अमृत से तृप्त हो गई हो, तो ये कल्पना ही हो रही है, क्योंकि धरती के सूखे अधरों, धरती के सूखे अधर होते हैं क्या? नहीं होते ना। कल्पना की जा रही कि मानो उसके सूखे होठ हो और उस पर गिरी एक बूंद अमृत सी है, जिससे वो हरी भरी हो गई। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बाल धरती की तरुणाई। कल्पना की गई है कि बादल जो है नगाड़े बजाकर धरती को जगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्पना के दृश्य हैं जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल। अगला बात करेंगे श्लेष, एक ही शब्द से दोहरे अर्थ व्यक्त करना श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल होता है। जैसे जलधर, जल प्लस धर, जल रखने वाला, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, जो कि आपकी बहुव्रीहि समास से रिलेट भी होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं बहुव्रीहि समास से रिलेट हो जाएंगे, या फिर दोहरे अर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो है श्लेष। क्योंकि जलधर देखिए बादल को भी कहा जाता है, जल को धारण करने वाला। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, दोहरे अर्थ आए हैं। जल का पानी होता है और धर का होता है धारण करने वाला या रखने वाला, तो मिलकर के हो गया बादल। तो ये एग्जाम्पल होते हैं श्लेष अलंकार के। तो ये बात हुई इस काव्य में आए हुए अलंकार की। अब बात करेंगे इसके निष्कर्ष की कि इस चैप्टर से निष्कर्ष क्या निकला, इस जो कविता है इससे निष्कर्ष क्या निकला, हम क्या समझे। तो इसमें हमने पहली बूंद नामक कविता का सारांश, पाठ और भावार्थ शब्दार्थ को विस्तार से समझा। यह कविता मल्हार पुस्तक में शामिल है, कक्षा 6 हिंदी के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित इस कविता में वर्षा ऋतु की पहली बूंद से धरती पर होने वाले बदलाव का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। इस कविता को पढ़कर जो आप लोग हैं न केवल कविता की विषय वस्तु को बेहतर समझ सकेंगे, बल्कि इससे उन्हें जो आपको है परीक्षा में सटीक उत्तर लिखने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में भी सहायता मिलेगी। तो ये था इस पहली बूंद का चैप्टर 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने अलंकार देखा, भावार्थ देखा, केंद्रीय भाव देखा, निष्कर्ष क्या निकला वो देखा, प्रसंग देखे, भावार्थ, समग्र जो भावार्थ है वो देखा, और जो इसमें क्या कहा गया है सार देखा, और इसका जो परिचय है कविता का वो भी देखा। तो एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, यहाँ पर हर पॉइंट को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद लिखित। आपको लिखित दिया गया है, नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर फिर से भटकना ना पड़े और आप इन्हें नोट डाउन कर सके इजीली, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सके, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो इसी तरह से इस चैप्टर की हम फुल एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स भी इसी तरह से देखेंगे समझते हुए। तो अगला वीडियो देखने के लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी अपलोड करें हम न्यू वीडियो, तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।